सो वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। ये हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी डिटेल लाइन बाय लाइन की क्लासेस हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो केमिस्ट्री की आपको प्लेलिस्ट मिली थी उसको बहुत अच्छे से देखा है। बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, बच्चों ने अपने डाउट्स भी पूछे हैं। और अब हम क्लास 9th के लिए बायोलॉजी की सीरीज़ लेके आए हैं। जैसे मैंने केमिस्ट्री की आपको एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन डिटेल है जिसमें एनसीईआरटी को डीपली पढ़ाता हूँ वो प्लेलिस्ट, और जिसमें मैं खुद इंटरेक्ट करके लॉजिक्स को और टॉपिक्स को डीपली पढ़ाता हूँ उन वो वाली प्लेलिस्ट। ऐसे ही आपको बायोलॉजी की भी दो प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें मैं एनसीईआरटी को पढ़ाऊँगा आपको, और खुद इंटरेक्ट करके भी टॉपिक्स को डिटेल में विद पिक्चर्स विद लॉजिक विद ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा। तो दोनों ही प्लेलिस्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखनी है। अब हम अपना बायोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, इसमें इंट्रोडक्शन और कुछ रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर के। तो अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो और साथ साथ सब कुछ नोट करना। चलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 5। सो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 देखो आप लोगों के आगे खुल गया है आपकी एनसीईआरटी बुक का, और ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसका नाम है। तो एक्चुअल में देखो इसका नाम का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन एक लाइफ है उसका सबसे उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जो मतलब जिससे लिविंग बॉडी सब ये बनी है, ये है सेल। सेल ही कंबाइन होके एक लिविंग बॉडी का रूप लेता है। हम लोग भी जब सबसे पहले बनते हैं तो हम एक सेल होते हैं, सेल से ही हम डेवलप होते हैं ड्यू टू आर डीएनए। ये सब हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में सब कुछ। और आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और किसने ये डिस्कवरी की थी सेल की, ये सब पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड थ्योरीज के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। साथ साथ अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठो ताकि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो साथ साथ अंडरलाइन कर सको और नोट कर सको, ठीक है। तो बढ़ते चलते हैं। देखो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसमें। मैं अब ये पैराग्राफ की तरफ ले चलता हूँ, आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो, वाइल एग्जामिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है। कॉर्क क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक जो ट्री का एक टुकड़ा लिया जाता है, मतलब बाग ऑफ ट्री के पार्ट को हम जो है कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है रॉबर्ट हुक सॉ द कॉर्क resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartment। तो जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक तो सबसे पहले तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, 1665 में की थी। तो इन्होंने क्या एक कॉर्क स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया और उसको उन्होंने देखा, जब उसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने ये देखा कि वो जो हनी कॉम्ब जो होती है ना, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस छत्ते के छोटे छोटे ना बिल्कुल लिटिल लिटिल रूम होते हैं। देखो मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। अगर मान लो ये मधुमक्खी का छत्ता है, तो यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसे छोटे 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 रूम होते हैं इस तरीके से। तो ऐसे ये सारे छोटे छोटे रूम इस ऐसे बने हुए हैं उसके अंदर। तो एग्जैक्ट तो नहीं बना पा रहा हूँ मैं, बाकी ये है कि आप लोगों को पता होगा। और जो दूसरी प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर मैं आपको सारे ये इमेजेस एक एक समझा के अच्छे से बनाता हूँ, दिखाता भी हूँ और उनकी डिटेल बताता हूँ। तो अभी आप इसमें अगर वहाँ इमेजेस वगैरह अच्छे से देखनी हो और कंसेप्ट को समझना हो तो वहाँ चले जाना। बाकी अभी मैं आपको वहाँ से भी देखना। और इसको पहले उन वाली वीडियोस को जैसे केमिस्ट्री की देख रहे हो, पहले मैं जिसमें इंटरेक्ट करके पढ़ाता हूँ वो देखो, उसके बाद एनसीईआरटी का देखो, तो आपको ईजी लगेगी एनसीईआरटी बुक भी, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाता हूँ। और यहाँ पे जो हम स्पेसिफिकली जो हम एनसीईआरटी के डिटेल्स को पढ़ते हैं कि कुछ मिस ना हो जाए चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो रॉबर्ट हुक के बारे में हम पढ़ रहे थे। रॉबर्ट हुक ने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, उन्होंने देखा कि वो हनी कॉम्ब जैसा दिखता है दिखने में। हनी कॉम्ब के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे लिटिल रूम होते हैं, उन रूम्स के जैसा था। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, बता रहा है। देखो आपको जो मैं बता रहा था, दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन रॉबर्ट हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने एक खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप यूज़ किया था इसके लिए, और इसकी इमेज मैंने दूसरी वाली प्लेलिस्ट में आपको दिखा रखी है और उसके बारे में बता भी रखा है कि रॉबर्ट हुक ने जो डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप उसके बारे में, ठीक है। माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनकी बारीकियों को देखने के लिए माइक्रो जो थिंग्स हैं उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने
में इनको जो देखो, द रॉबर्ट हु कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल, उन्होंने सेल नाम दिया, क्यों? सेल इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन लिटिल रूम, तो इसलिए ये उन्होंने नाम दिया था सेल के बारे में। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो सेल है ना, सबसे बेसिक यूनिट है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो तो ये देखो, ये हमारा ना यहाँ पर, ये यहाँ पे बुक में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रखा है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, क्योंकि जो इल्यूमिनेशन ये पैदा करता है वो लाइट के थ्रू करता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम लाइट माइक्रोस्कोप भी है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं इसको। तो अब ये देखो, ये यहाँ से पूछ रहा है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं किससे बने हैं? तो जो बेसिक यूनिट है वो सब क्या है, वो सेल से बने हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो प्लांट बॉडी हो, सेल से बनी है। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैं आपको ये इन्होंने एक्टिविटी बताई है, इसकी तरफ ले चलता हूँ, और ये बहुत सारा इसमें डिटेल लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये मेन इसका बेसिस है क्या। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये एक सेल ऑफ अनियन पील है, मतलब कि जो अनियन का ना एक इन्होंने स्लाइड ली है, उसमें से एक अनियन की एक छोटी सी परत उतारी गई है। ठीक है, उसको इन्होंने देखा जब माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये इसके ना देखो ऐसे दिखती है। ये इसका मतलब ये जो बन रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये अनियन का ना बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे ईंटों से दीवार बनी होती है ना, ऐसे समझ लो ये छोटे छोटे रूम, इन छोटे छोटे रूम से मिलके ये एक पूरी कॉम्प्लेक्स ऐसे डिज़ाइन बन गया। तो फिर उन्होंने क्या करा, एक जो छोटा अनियन था उसकी एक पील ली। ठीक है, मतलब उसकी एक छोटी सी, मतलब समझ लो परत, ऊपर जो प्याज आपने देखी होगी, अनियन की एक परत उतार के उसको उन्होंने ऑब्जर्व करा। तो जो एक छोटा अनियन था उसकी भी यही स्ट्रक्चर था बेसिक, और जो बड़ा अनियन लिया उसकी भी वैसे ही स्ट्रक्चर निकला। इट मीन्स कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये ही है, मतलब कि सेल से ही सब कुछ कंबाइन होके बना है। क्लियर? तो ये इसमें बेसिकली बताया गया है, इसमें कोई इतनी डिटेल पढ़ने वाली बात है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानेंगे अब हम। तो ये कह रहा है कैन वी ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइज, व्हाट डू वी ऑब्जर्व। वो कह रहा है कि अलग अलग आप साइज ऑफ अनियन, डिफरेंट साइज ऑफ अनियन को देख सकते हो पील्स को बना के, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या वो जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है? येस, द ऑल द स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर। तो अब आगे हम पढ़ते हैं, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर्स है क्या, ठीक, इसके बारे में जानेंगे अब हम। देखो, these structures look similar to each other, together they form a big structure called an onion bulb। मतलब कि ये सारे एक जैसे दिखते हैं, और जब ये एक सब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अनियन बल्ब जैसा एक अनियन बन जाता है। तो वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन bulbs of different size have similar small structure visible under a microscope। जो मैं आपको बात बता रहा था वही है ये। the cell of the onion peel will look at the same regardless of the size of the onion they came from। ठीक, तो किसी भी साइज का अनियन हो, उनका जो सेल है वो सारे एक जैसे ही दिखते हैं। तो इसका मतलब जो बेसिक और स्ट्रक्चर जो फंक्शन यूनिट हो गई लाइफ की, वो क्या हो गई, सेल हो गई। फिर दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब। मतलब इनको ही जुड़ के जो हैं एक अनियन बल्ब के रूप में तैयार हो गई हैं। क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं। देखो, दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल, नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। तो सब कुछ सेल से ही बना है, समझ लो। तो अगर मतलब कि ये समझ लो कि सबसे पहले सेल ही आया दुनिया में, सेल से ही चीज़ें बनी हैं। ठीक, तो हाउएवर देयर आर स्मॉल, देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्ड that lives on the earth। however there are also कि कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो अर्थ पे लीव कर रहे हैं, जैसे अमीबा है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी देखो अर्थ पे लीव कर रहा है। तो चलो देखो स्टूडेंट्स, मतलब मैंने आपको बताया कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है, सब कुछ सेल से ही, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उससे जुड़ के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनता है। ठीक है ना? तो जैसे मैंने हम लोगों का एग्जांपल बताया, तो हम लोग भी पहले एक सेल होते हैं, सेल से देखो क्या हम लोग एक डेवलप हो जाते हैं, किस तरीके का मैकेनिज्म है बॉडी का, जो डीएनए में क्या क्या कोडिंग छुपी हुई है, जिससे हम लोग देखो एक थिंकिंग बीइंग, एक अंडरस्टैंडिंग बीइंग, एक फीलिंग इमोशनल बीइंग बन जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से देखो इन सब डिटेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये हमारा। चलो देखो, ये तो हम करेंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि देखो, अगर ये सवाल किसी से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले कि मुर्गी आई या अंडा,
तो ये बात का जवाब कहाँ दिया जाएगा? देखो, तो आप इस सेल वाले से ना इस थ्योरी को बता सकते हो कि भाई, अब लोग कहेंगे कि भाई मुर्गी नहीं आई तो अंडा कहाँ से आया, और अगर पहले पहले अगर मुर्गी आई होगी तो अंडा, भाई मुर्गी आएगी, मुर्गी तो अंडा देगी, तो भाई फिर तो मुर्गी पहले आई, है ना? तो अब ये जो है ना, देखो इसका जवाब क्या हो सकता है, आप लोग सोचो एक बार कि जो सबसे पहले लाइफ जो दुनिया में क्या आई होगी, मुर्गी आई होगी या अंडा आया होगा, है ना? तो देखो मैं अब इसका साइंटिफिकली आपको इस साइंस के थ्रू इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूँ कि जो सेल है, सेल मैंने हमने बोला कि जो वही बेसिक यूनिट है लाइफ की, है ना? तो बेसिक सबसे पहले क्या आया होगा? देखो सेल आया होगा, क्योंकि जो अंडे में से निकलती क्या है, अंडे में से मुर्गी तो निकलती है, तो इसका मतलब जो एग होता है ना, एग भी एक तरीके का शेल, एक सेल है। तो आप बोल सकते हो कि जो सेल है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सो जब हम हैन या हम मुर्गी की जो ब्रीड के बारे में बात करेंगे, तो जो एग है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो सबसे पहले समहाउ किसी तरीके से वो सेल जो डेवलप हुआ होगा, और फिर उससे ही आगे लिविंग बीइंग जो है बन गए। तो मतलब एक अजम्पशन सी थी, एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताने की, मेरा मेन मोटिव ये है बताने का कि आपको दिमाग में बैठ जाए कि भाई कि जो सेल है, सेल ही कंबाइन होता है और डिफरेंट यूनिट ऑफ लाइफ बनाता है, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, देखो इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ ना, इन्होंने कुछ डिटेल दे रखी है, इस डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं एक बार कि ये कभी एग्जाम में इनमें से ना पूछ ले, छोटे छोटे बॉक्सेस में से। सो सेल जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा, इसको लिख लेना, सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। फिर ही ऑब्जर्व, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे उसने देखा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कुछ और बायोलॉजिस्ट के नाम दे रखे हैं कि जिन्होंने अलग अलग डिस्कवरी की थी, इन सब के बारे में पढ़ना। जो मेन है मैं आपको बता रहा हूँ वो देखो कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1831 में, वो डिस्कवर द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इन दी सेल। तो समझ लो रॉबर्ट रॉबर्ट तो दोनों का नाम हो गया, इसका भी रॉबर्ट, इसका भी रॉबर्ट। ये हुक है, ये ब्राउन है, तो दोनों भाई समझ लो कि भाई रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी, फिर उसके भाई ने 18, उसी के परिवार का कोई होगा, 1831 में उसने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी, ठीक है? वैसे थे नहीं भाई, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि तुम्हें दिमाग में रहे कि एक था रॉबर्ट हुक, एक था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। क्लियर? और जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो सेल थ्योरी पूछी जाती है, तो सेल थ्योरी क्या है? द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट। इन दो बायोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था, और फिर आगे ये रिवाइज्ड हुई थ्योरी और बताया गया इसके बारे में। तो ये सब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? मैं आपको यहाँ बता दिया है कि ये इस बॉक्स में से भी कुछ पूछ सकते हैं, तो नोट्स बना लेना पढ़ के। बाकी जो मैंने बताया जैसे सेल और न्यूक्लियस और सेल थ्योरी, ये ही ज़्यादातर पूछा जाता है, बाकी डिटेल जो है ना मेनली पूछी नहीं जाती वैसे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर इतना भी पढ़ लोगे तो सफिशियंट है इस बॉक्स में से। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे वो यहाँ बता रहा है, इन्वेंशन ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जब मैग्नीफाइंग ग्लास डिस्कवर हुआ ना, तो उससे ही माइक्रोस्कोपिक एक वर्ल्ड, मतलब कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी शुरू हो गई। अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप बनने लग गए, जैसे रॉबर्ट हुक ने अपना बनाया माइक्रोस्कोप खुद का, सेल्फ डिज़ाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो मैं बता रहा हूँ, जो आपके स्कूल्स में माइक्रोस्कोप दिखाते हैं ना, उसको ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है ना? और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है, ये सब होते हैं मतलब। अच्छा आगे देखते हैं, देखो तो अब इन्हीं के थ्रू वो बता रहा है, इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है? कि अब देखो क्या बता रहा है यहाँ पर कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उस एक सिंगल सेल्ड के अंदर एक पूरा ऑर्गेनिज्म छुपा हुआ होता है। मतलब जैसे अगर मान लो मैं आपको एक अमीबा का एग्जांपल दूँ, ये अमीबा की शेप है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ये अमीबा है, ठीक है? अमीबा की शेप है ये मैं बीच में न्यूक्लियस बता रहा हूँ, ये आपकी जो है ये है सेल वॉल, ठीक है ना? सेल वॉल हो गई ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो बीच में बना हुआ है ये डार्क पॉइंट, ये है न्यूक्लियस। और ये जो आपकी ये डॉट्स में, ये देखो ये डॉट्स आपको बना रहा हूँ, ये जो इसका एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर, ये जो है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है? जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये। और आगे और क्या बता देखना है इसके बारे में। देखो मतलब क्या बताया मैंने कि ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म होता है। तो जैसे यहाँ बता रहा है कि देखो नोन दैट नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल
सेल मे बी कंसिस्ट एज अ होल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल भी एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म की तरह होता है या हो सकता है, एज इन अमीबा, जैसे अमीबा में होता है। और यहाँ क्या बता रहा है देखो, और कुछ ये नाम बता रहा है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के, इनको लर्न कर लेना, जैसे अमीबा बताया, और कैलमेंडो मोनस ये नाम बताया गया है, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये इनको याद कर लेना, थोड़ी सी स्पेलिंग इनकी डिफ़िकल्ट है, तो जैसे आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन लर्न हो वैसे कर लेना, कोई प्रोनाउंसिएशन की स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बस ये है कि स्पेलिंग सही लिखना है एग्जाम के अंदर। तो ये कुछ आपको इन्होंने सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के नाम बता रखे हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, देखो मैंने अभी बताया ना, सिंगल मतलब यूनिसेलुलर भी बोलते हैं इनको, ये इन ऑर्गेनिज्म को यूनी, यूनी का मतलब हो गया वन, सिंगल देखो बता भी रहा है, यूनी मीन्स सिंगल, और सेलुलर मीन्स के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है ये, ठीक। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप्स टुगेदर इन अ, जैसे कि, और दूसरी तरफ ये बता रहा है कि मैनी सेल ग्रुप together in a single body are assume different function in it to form various body part in multicellular organisms। तो जैसे कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, और ऐसे ही ये जो सेल हैं अलग अलग कंबाइन होके बहुत सारे सेल जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं। और ये बता भी रहा है मैनी सेल्स टुगेदर, सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी, एक सिंगल बॉडी में बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई एक सिंगल सेल एक पूरी होल बॉडी में कहलाता है, और एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म एक पूरी होल बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं, एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब कि ऐसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके डिफरेंट एक स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होता है, तो इसलिए इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं। मल्टी मीन्स हो गया मैनी, ठीक। तो आगे देखो, सच एज सम फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल, इनको ये मल्टी सेलुलर में आते हैं, ठीक। तो आगे देखो और क्या बता रहा है इसके बारे में, कुछ आपको देखो डायग्राम्स की ओर ले चलता हूँ, ये ना एग्जाम में आते भी हैं, आपसे पूछा जाता है कि कुछ वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये वेरियस सेल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स है ना उनके ये कुछ टाइप्स उनके हैं। तो जैसे ये नर्व सेल है, न्यूरॉन, ये बेसिकली पूछा जाता है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि न्यूरॉन के बारे में बताओ, ये नर्व सेल ये लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का, ठीक है ना। याद रखना इस बात को कि अगर पूछे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, न्यूरॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है स्पर्म सेल या रेड ब्लड सेल भी, आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को, और स्पर्म सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। क्लियर हो गई होगी आपको बात। और कुछ और भी बता रखे हैं, स्मूथ मसल सेल, ठीक है, ब्लड सेल, बोन सेल, फैट सेल, ये सब बता रखे हैं, ओवम, ये सब बता रखे हैं, तो इनको बना के देख लेना अच्छे से। और न्यूरॉन जो है, मैंने न्यूरॉन अगर बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही हो बनाने में, तो जो दूसरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैं खुद इंटरेक्ट करके पढ़ाता हूँ, तो इसका डायग्राम भी मैंने ईजिली बनाना सिखा रखा है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप कुछ डिटेल बता रहे हैं, इस डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप और साइज होता है ना सेल का, वो किससे रिलेटेड होता है कि जो एक स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप, जैसे अमीबा है उसकी जो शेप है वो चेंज, कोई फिक्स शेप नहीं है, इसलिए कैसे भी उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसकी जो शेप है वो चेंजिंग होती है, ठीक। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, किसी केसेस में ये जो सेल की शेप होती है ये वो ज़्यादा फिक्स भी होती है और कम फिक्स भी होती है। एंड पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, मतलब कि अलग अलग शेप और साइज के सेल होते हैं, किन्हीं की शेप ज़्यादा मॉडिफाइड हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, बेसिक मतलब ये है इसका, ठीक है। किसी की बिल्कुल एक टिपिकल शेप भी हो सकती है, जैसे नर्व सेल होता है, नर्व सेल को अगर आप उल्टा सीधा नहीं बना सकते क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक शेप है, ठीक है ना। सो each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are character that are
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म। तो ये मतलब कि बता रहा है कि हर जो सेल है, हर एक सेल अलग अलग उसकी अपनी खुद की कैपेसिटी है, अलग अलग बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है वो। मतलब हर सेल का अपना एक बेसिक फंक्शन होता है और उसी के थ्रू जो है लिविंग फॉर्म जो है उसके फीचर्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, हम बता सकते हैं। सो ये पूछ रहा है हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज फंक्शन। कैसे ये लिविंग सेल जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कि भाई कौन सा सेल क्या काम करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, ये अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बींग। तो देखो ये बता रहा है कि हमारी जो, जैसे हम ह्यूमन बींग है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होती है, मतलब काम को जो है बांट दिया जाता है, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन की जो है बॉडी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे द ह्यूमन बॉडी हैज़ हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। जैसे हार्ट दे रखा है कि ताकि उसका काम है कि ब्लड को पंप करना है, ऐसा नहीं है कि उससे कहेंगे आज तो डाइजेशन कर ले, ऐसा नहीं है। और जैसे स्टमक है, उसका काम सिर्फ डाइजेस्ट करना है, वो ब्लड को पंप नहीं करेगा। और ऐसे ही लंग्स हो गए जो रेस्पिरेशन के लिए बने, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। तो मतलब कि ये कह रहा है इसी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर जो है एक सिंगल सेल में भी देखी जाती है। इनफैक्ट ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट। हर सेल के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है, ठीक है ना, उस कंपोनेंट का नाम क्या है, नोन एज सेल ऑर्गेनल। मतलब हर सेल एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और इसका एक जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है सेल का, उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है, तो ध्यान रखना सेल ऑर्गेनल के बारे में, ठीक। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। तो ना देखो आपको एक ना सिंपल सी बात से समझाता हूँ। कभी आपने देखा होगा जो 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 एक बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो सारी लेबर्स के ऊपर ना एक वो हेड रख देते हैं, जिसको अगर हम वैसे लेमैन लैंग्वेज बोलें तो ठेकेदार भी बोलते हैं, या वो लेबर हेड होता है। तो ये जो लेबर का हेड है ना, ये समझ लो सेल ऑर्गेनल है। वो सेल ऑर्गेनल जो है ना काम को बांटता है, भाई तू ये काम कर, तू ये कर, तू ये कर, इस तरीके से ना काम डिवीजन ऑफ वर्क करता है, ये डिवीजन ऑफ लेबर करता है। इसलिए देखो इसका वर्क जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर भी कहलाता है। तो each kind of cell organelle perform a special function such as making new material in the cell, क्लियरिंग अप दी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। मतलब कि ये जो सेल है ना, अलग अलग, ये जो सेल ऑर्गेनल है अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे नए सेल बनाना, उनको क्लियर, सेल की सफाई करना, क्लियर करना वेस्ट मटेरियल को, न्यू सेल बिल्ड करना, प्रोटीन बनाना, एनर्जी बिल्डिंग करना, बहुत सारे काम। सो दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। ये सारे ऑर्गेनल मिलके क्या कहलाते हैं, मतलब ये एक बेसिक यूनिट बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल, नो मैटर वट देयर फंक्शन इज और वट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। तो ये जो सेल का सारे सेल्स में सेम ही सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, सभी सेल्स के अंदर सेम सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, चाहे उनका कोई भी फंक्शन हो और किसी भी ऑर्गेनिज्म से वो ऑब्टेन हुए हो, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि चैप्टर की डेप्थ समझ आए आपको। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने देखो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, कोशिश करना इनके आंसर देने की, वो इजी हैं। हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और स्लाइस ऑफ कॉक को उन्होंने जो है रिजेंबल करा कि वो हनीकॉम से दिखते हैं, हनीकॉम के लिटिल लिटिल रूम जैसे दिखते हैं, और उनका नाम उन्होंने दे दिया फिर सेल, लैटिन वर्ड के ऊपर नाम रख दिया था जिसका मतलब था लिटिल रूम, ठीक है ना। तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। सो अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। अभी इतना सारा सब कुछ जो बता के हटाऊँ ना, ये सब इसीलिए है कि भाई अब आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हो कि सेल जो है, जब अगर आप रिफ्रेशर्स वगैरह में से पढ़ोगे आसानी से तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा सेल को क्यों एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये इससे कंबाइन होके ही सारी चीज़ें बनती हैं, और फंक्शनल मतलब कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है एक लिविंग बॉडी के लिए, इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे बना है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क या में आपसे पूछा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो एक डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे ये कह रहा है वी सॉ above that the cell has a special component called organelles. How is the cell organized, कैसे सेल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो if we study a cell under a microscope we would come across three feature in almost all the cells। तो हमें कम से हर सेल के अंदर ना ये 3 फीचर मिलेंगे। वो क्या होते हैं, ये पूछे जाता है क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि ऐसे 3 कंपोनेंट का नाम बताओ जो मोस्टली हर सेल में पाए जाते हैं। तो पहला हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हो गया न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये याद रखना, पहला हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इसको आप याद भी रख सकते हो कि PNC, ठीक है ना, PNC करके याद कर लेना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। ये 3 फीचर जो है PNC जो फीचर है सब में, तीनों में ये हर सेल में, एवरी सेल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स, जिसमें से एक फीचर के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। फिर बाकी जो है टॉपिक्स इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इतना अच्छे से पढ़ लेना पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे ही जाते हैं, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको ये वाला टॉपिक करा रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पढ़ते हैं इसको, देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ना एक सेल की आउटर कवरिंग होती है, सेल की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एक तरीके की दीवार है, और अभी इसको बड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा कैसे याद करना है। पहले रीड करता हूँ फिर बताऊंगा आपको क्या है ये। देखो, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट, एक सेकेंड में थोड़ा सा ये छोटा कर लूँ, कंटेंट कवर हो रहा है इससे। देखो, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये वो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती है। फिर दूसरी बात क्या बता रहा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो अब ये क्या कह रहा है, देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अलाउ करता है या परमिट करता है किसको, एंट्री को और एग्जिट को, कुछ जो आउटसाइड मटेरियल है इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स, कुछ जो मटीरियल्स की मूवमेंट को भी प्रिवेंट करता है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए इसका एक और नाम है, क्या नाम है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आपसे पूछा भी जाता है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये पूरा पैराग्राफ लिख देना, आंसर बिल्कुल यही बनेगा सटीक बिल्कुल। क्यों सेलेक्टिवली परमिएबल, क्यों सेलेक्ट करके परमिट करता है ये, ठीक है, सेलेक्ट करता है फिर परमिशन देता है कि इन एंड आउट होना है या नहीं होना। तो देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, समझ लेना। तो देखो ये जो है ना एक तरीके का जो है सिक्योरिटी गार्ड है, जैसे आप लोगों की बिल्डिंग के बाहर होगा या आपने देखा होगा कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो अलाउ कर, अंदर आना और जाना बाहर अलाउ करते हैं कि भाई बाहर जो जा सकता है वो उनको अलाउ करेंगे, और कोई जो अंदर आ सकता है उनको अलाउ करेंगे। जैसे मान लो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं हाई फाई जगहों पे, आपने देखा होगा कि भाई वहाँ कैसे अगर किसी के घर जाओगे तो पहले आपको रोक लिया जाएगा, फिर उससे पूछेगा हाँ जी ये बंदा मिलने आया है, जानते हो, इसको अंदर भेजें, भेज दो। तो ऐसे ही याद रखना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो है ना सिक्योरिटी गार्ड है। उसका काम क्या है, अब देखो आप पढ़ोगे ना सिक्योरिटी गार्ड समझ के तो याद हो जाएगा कि अलाउ करता है, परमिट करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। तो हम हो गए मटेरियल, अंदर और बाहर जाने की जो है एंट्री को ये अलाउ करता है और एग्जिट की एग्जिट को अलाउ करता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेलेक्ट करता है और फिर उसको परमिशन देता है कि जाओ। ठीक, आगे देखो इसके बारे में और क्या बता रहा है, यहाँ पूछ रहा है आपसे हाउ डज द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब जो ये पैरा में आने वाला है, ये आपको
थ्रू आउट जब तक आप साइंस पढ़ोगे जब तक काम आएगा। तो ये समझ लो 10th में भी बहुत काम आने वाली चीज़ है। बहुत अच्छे से ध्यान से इसको समझना, क्या बता रहा हूँ मैं, ये प्रोसेस हमेशा के लिए काम आने वाली है। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, पूछा था आपसे कि कैसे ये मूवमेंट होती है सब्सटेंस की और ये कैसे मूव करते हैं। तो सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है इसका कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच सम गैसियस सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ये मूव कर पाते हैं। तो ये आगे हम ये बता भी रहे कि हमने पहले भी पढ़ चुका है ये डिफ्यूजन के बारे में, वो केमिस्ट्री में था। So we saw that there is a spontaneous movement of substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low। तो देखो पहले मैं समझा देता हूँ क्या बात है, आपको ना समझ आ जाएगा अच्छे से इसके बारे में। ऐसी डिटेल बताऊंगा कि हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा। तो ये देखो आपके लिए ना वाइट कर देता हूँ इसको मैं। अब समझो ध्यान से ये है क्या डिफ्यूजन। देखो मान लो ये एक ट्री है, ठीक, और ये एक ह्यूमन है, ठीक, ये एक ह्यूमन बीइंग हो गया। तो अब ये देखो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए O2, ठीक, इसको चाहिए CO2। अब समझना ध्यान से, जो प्लांट है इसको CO2 चाहिए और ह्यूमन बॉडी को चाहिए O2। अब प्लांट के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, प्लांट के अंदर होती है O2 प्रोड्यूस होती है, ठीक, प्लांट के अंदर O2 प्रोड्यूस होती है और इसके अंदर O2 की, इसका मतलब जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसलिए अब दोबारा से एक बार समझाता हूँ, देखो देखना अब अच्छे से समझ आएगा आपको कि ये ट्री हो गया, ठीक, ये एक ह्यूमन बीइंग हो गया। अब इस ट्री को क्या चाहिए, ट्री को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ह्यूमन के अंदर ज़्यादा होती है। क्यों, ह्यूमन की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ट्री की बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन, O2 प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो अब क्या होगा, देखो पहले ट्री का एग्जांपल लेते हैं। ट्री को चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या करता है, ह्यूमन से ले लेता है CO2 और इसको दे देता है O2। तो अब देखो ह्यूमन के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। बात समझ गए, हाई टू लो जा रहा है, हाई टू लो जा रहा है यहाँ पर, ठीक। और अब दोबारा से एक बार बना के बताता हूँ, देखो क्या कि ये ट्री और ये ह्यूमन यहाँ पे क्या है, इसको CO2 चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, इसको CO2 दे रहा है क्योंकि हमारे पास CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसके पास O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए इसको ये पेड़ जो है हमें O2 देते हैं। तो जहाँ हाई होगा यहाँ हाई टू लो मूव करता रहेगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो आप पढ़ते हैं, अब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाई टू लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या था। तो यही वो कह रहा था कि वी सॉ देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए प्लांट से हमें लगातार क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। हाई टू लो मूव कर रहा है, ट्री टू ह्यूमन मूव कर रहा है, ठीक है। और जो ट्रीज हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, हमारे अंदर ज़्यादा है, तो हमारे अंदर हाई हो गया, हाई टू लो, ह्यूमन टू ट्री ट्रांसफर हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया होगा आपको ये बात। आगे बढ़ते हैं, तो यही सारी डिटेल बताएगा। आप देखना, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 विच इज़ अ सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट। मतलब जो CO2 है वो एक सेलुलर वेस्ट है और वो बाहर निकलना चाहिए बॉडी से हमारे, तो एक्यूमुलेटेड इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर जो है हाई कंसंट्रेशन में होता है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट इनसाइड ऑफ द सेल। तो देखो जो CO2 की कंसंट्रेशन है सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो एज देयर इज अ डिफरेंस of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration
टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो देखो सारी बात वही बता रहा है ना ये, कि जहाँ सेल की जहाँ CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा से लो मतलब इनसाइड टू आउटसाइड वो मूव करती रहेगी लगातार, इसीलिए हम उसको एक्सक्रीट कर पाते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल पाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से वो बता रहा है आपको यहाँ पे क्या, similarly O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases। तो जैसे जैसे अब सेल के अंदर O2 की, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती रहती है, तो वो बाहर क्या है, ज़्यादा है उसकी कंसंट्रेशन, तो बाहर से अंदर, आउटसाइड टू इनसाइड मूव करता रहता है, हाई टू लो मूव करता रहता है। तो सेल इस डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू CO2 को रिमूव करता है और O2 को जो है, ऑक्सीजन को जो है वो गेन कर लेता है। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूं कि इसी डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से जो सेल है वो CO2 को रिमूव करता है और O2 को एंटर कराता है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना, और ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन विच अलाउ दी एंट्री और एग्जिट ऑफ सब मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दी सेल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बच्चों देखो ये मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में ये बता दिया, और बाकी इसके आगे का पार्ट है ना वो डिफरेंट है, वाटर मूवमेंट है, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी डिटेल है और मैं आपको बताऊंगा ये, और ये एक्टिविटीज भी पढ़ाऊंगा, इसलिए वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अभी के लिए इतना ही, तो इसको अच्छे से इतना पढ़ लेना, नोट कर लेना। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जैसे अभी तक करते आ रहे हो। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तभी आपको आगे की सारी डिटेल वीडियो मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि सारी वीडियोज़ जो आपको आगे मिलती रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव डिटेल्स के साथ।